जिनको एकदम बेसिक से जाना है वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा, तो उस पर जा सकते हैं, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र हम के कंडक्शन यूनिट को ही टच करेंगे, जितना हो पाए उतना ही, ठीक है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में लिखने आता है, इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, कौन सा लॉ गवर्न करता है हीट ट्रांसफर को। तो हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि आप हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से सिर्फ हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, बट हाउ इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, और एक पर्टिकुलर हीट ट्रांसफ़र कितने टाइम में हुआ है, ठीक है, वो हम वहाँ से नहीं प्रिडिक्ट कर वो हम वहाँ से नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए हमको हीट ट्रांसफ़र का नॉलेज होना पड़ेगा। दैट्स वाई अ न्यू सब्जेक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा चीज़ कि टेम्परेचर का वेरिएशन भी हम नहीं बता सकते हीट बाय द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये था बेसिक्स चीज़। अब आते हैं हम लोग कंडक्शन पार्ट। कंडक्शन में बहुत सारा चीज़ है कि कंडक्शन इज़ गवर्नड बाई, एक्चुअली इट इज़ गवर्नड बाई फोरियर लॉ। फोरियर लॉ क्या कहता है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA dt by dx, ठीक है। वेयर दिस K इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल शो करता है दैट इज डायमंड। इन केस ऑफ मेटल इट इज़ शोन बाई सिल्वर, ठीक है। और ये dt by dx इट इज़ द टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। अब ठीक है, ये फोरियर लॉ आ गया, सब चीज़ आ गया। अब देखो, एक होता है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। और ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके अगर बात करें, अच्छा एक बार जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन भी लिख देते हैं, डेल बाई डेल एक्स इंटू के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू के वाई। ये हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। उसी तरह आएगा स्फेरिकल, उसी तरह आएगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब अगर हम आइसोट्रोपिक मटेरियल मान के चल रहे हैं तो के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, ये बाहर निकल जाएंगे ये सारे कांस्टेंट, और ये क्यू डॉट जी बाई के आ जाएगा। और यहाँ पे ये रो सी, ये रो सी भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि आइसोट्रोपिक है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, रो सी बाई के, ठीक है, इंटू डेल टी बाई डेल्टा। और रो सी बाई के को हम लोग बोलते हैं 1/अल्फा, डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो इक्वेशन क्या बन गया, के इंटू के तो कॉमन निकाल के यहाँ शिफ्ट कर ही दिए, ठीक है। तो ये बन गया डेल स्क्वायर टी, वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यू डॉट जी बाई के डेल टी बाई डेल्टा, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोरियर बायोट इक्वेशन। नाम याद ना रहे हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सबसे सिंपल वर्जन हम देख रहे हैं, ठीक है। फोरियर बायोट इक्वेशन में हम लोग सबसे सिंपल वर्जन देखेंगे, प्लेन वॉल का केस देखते हैं। प्लेन वॉल में भी हम वन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मानेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़, एक प्लेन वॉल हम बना लिए, हमने बना भी लिया प्लेन वॉल। इसके लिए हम देखेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। थर्मल सर्किट बना लिए तो सब क्वेश्चन बन जाता है मैक्सिमम। हीट मेन इसमें यही पूछेगा, बीच का टेम्परेचर निकालो, हीट ट्रांसफर रेट निकालो, ठीक है। तो ये थिकनेस डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2, ठीक है। तो और इंटरनल हीट जनरेशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम नेगलेक्ट करेंगे, बाद में ले भी लेंगे। अभी हम लोग स्टेडी स्टेट कंडक्शन पढ़ रहे हैं, अनस्टेडी अलग से पढ़ेंगे, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस वगैरह, ठीक है। तो ये टर्म हो गया ज़ीरो। अब बचेगा क्या, ये टर्म भी हो गया ज़ीरो। तो बचता है डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी में क्यों, हाँ ठीक है, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से टेम्परेचर जो आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। डेट इज T1 माइनस T2 बाई डेल्टा इंटू एक्स प्लस का सी T1, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर का प्रोफाइल आ गया, ठीक है। टेम्परेचर का प्रोफाइल आ गया। उसके बाद जो है, जो हमारा यहाँ अगर हमें क्यू निकालना है, हीट ट्रांसफ़र निकालना है, तो सिंपली डी टी बाई डी एक्स करके इसको फोरियर लॉ में पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में आएगा, देखो
डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किया, टी वन माइनस टी टू बाई डेल्टा, फोरियर लॉ लगा दिए थे, क्यू के ए डी वन माइनस टी टू बाई डेल्टा। अब देखो इसको हम रिलेट करेंगे थोड़ा सा, अभी रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इस क्यू को नीचे करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, यहाँ डेल्टा है ना, यहाँ डेल्टा लिखो, यहाँ के नीचे, के को नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जड़ा हम लोग करेंगे कंपैरिजन करंट इलेक्ट्रिसिटी के इक्वेशन से, जहाँ एक रेजिस्टेंस होता था और V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस होता था और धारा का फ्लो होता था, ठीक है, रेजिस्टेंस R था। तो यहाँ I बराबर क्या लिखते थे, V1 माइनस V2 बाई R, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। उसी प्रकार I रिप्लेस हो जाएगा यहाँ Q से, और टेम्परेचर वोल्टेज का काम टेम्परेचर डिफरेंस करेगा। और ये जो डेल्टा बाई के है, ये जो डेल्टा बाई के है, ठीक है, इसको हम कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन वॉल। अब सिलेंड्रिकल का जब हम एनालिसिस करेंगे, हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, तो हम बार बार ये रेजिस्टेंस उन केसेस में डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ डिराइव करके दिखा दिए कि कैसे है, ठीक। अब इसमें मेन है कि थर्मल सर्किट वगैरह बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो ये एक सवाल है, ठीक है, इस मेरा मकसद यहाँ ये नहीं रहेगा कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच बताना और थर्मल रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, कैसे थर्मल सर्किट बनाते हैं वो बता देना। आफ्टर डैट इट विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा, ठीक है। कंडक्शन इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें जो मेजर पार्ट जो जिसमें दिक्कत आता है वो अनस्टडी वगैरह में लोग को दिक्कत आता है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम रहता है तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो देखो क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या था, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉल है, एक रूम था, ठीक है, रूम का अंदर का जो था हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री था, जो भी एयर वगैरह एयर था रूम के अंदर का 27 डिग्री था। ये वॉल है, ठीक है, वॉल रूम दीवार था, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर का टेम्परेचर जो है -5 है, तो ये दीवार अंदर के गर्म हवा को बाहर के ठंडे हवा से सेपरेट कर रहा था। जो हमारा वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी वो दिया हुआ है, आउटसाइड एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी वो दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो था कह रहा था कि आप नेग्लेक्ट करके चलो थर्मल कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस इनसाइड द रूम, ठीक है। पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए यहाँ का भी थर्मल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ले लिया, रूम के अंदर का जो एयर है उसका भी हमने कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ले लिया, ताकि थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी एक पिक्चर में आए। अब बस थर्मल सर्किट बनाना है। देखो सबसे पहला बात तो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या इस वॉल का टेम्परेचर 27 रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हीट फ्लो होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, और जब हीट फ्लो करता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, मतलब वॉल का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 27 से तो कम ही रहने वाला है। तो थर्मल सर्किट हम कैसे बनाएंगे? 27 और लास्ट में -5, ठीक है, बीच बीच में हम करते जाएंगे। जैसे अब सबसे पहला बात, वॉल के लिए ये यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है, कन्वेक्शन के द्वारा यहाँ पे इसको हीट ट्रांसफ़र होगा ना इस वॉल को, तो कितना होगा? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? 1/HA, तो 1/HA को हम गायब कर देंगे क्योंकि पर यूनिट एरिया में बोला गया है, ठीक है। और H कितना हम लेके चल रहे थे क्वेश्चन में? 5। हाँ, 1/5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या करना है कि अब ये तो था थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के द्वारा। अब वॉल का कितना कंडक्शन रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, सॉरी, वॉल का रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे वॉल में जो हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन के थ्रू होगा, तो यहाँ पे वॉल का रेजिस्टेंस, थिकनेस हमने नहीं दिया है क्या? थिकनेस दिया हुआ है क्वेश्चन 0.18 मीटर, ठीक है। तो वॉल का हम कंडक्टिव रेजिस्टेंस लिख सकते हैं डेल्टा बाई के,
एरिया फिर गायब कर देंगे क्योंकि मतलब नहीं। फिर बाहर का लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि इस वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी इस वॉल से एयर को टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वाया कन्वेक्शन, ठीक है। यहाँ का -5 डिग्री सेल्सियस जो एम्बियंट का टेम्परेचर है वो इस वॉल के सरफेस का टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 है लेकिन यहाँ कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 1/HA। बाहर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस देखो, H आउटर लिखें या H इनर लिखें, ठीक है। बाहर का कितना 20, तो 1/20। अब एरिया का कोई पंगा नहीं। देखो अब ये सिंपल बन गया। अब यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं निकाल लेंगे क्या, 27 माइनस -5/RTH इक्विवेलेंट, बस हो गया सिंपल 10th क्लास का क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोलेगा, कई बार बोलता है कि यहाँ का टेम्परेचर बताओ, वॉल के इनर सरफेस का टेम्परेचर बताओ, वॉल के आउटर सरफेस का टेम्परेचर बताओ, ठीक है। इस तरह का कुछ कर देगा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ये सब निकालने कह देगा। तो हम लोग क्या है कि भाई सीरीज कनेक्शन है ना, तो करंट तो सेम रहेगा। यहाँ से जो करंट फ्लो किया, वहाँ से जो करंट किया, वहाँ से फ्लो किया, सब सेम आएगा। तो अगर हमको T1 निकालने कह रहा है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हायर माइनस लोअर 27 माइनस T1 अपॉन 1/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल, जो टोटल हीट टोटल हम लोग अभी निकाले हैं 27 माइनस -5/RTH इक्विवेलेंट करके, जो टोटल हीट लॉस निकालें उसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से T1 निकल जाएगा। एक बार T1 निकल गया तो इन दोनों में हीट को इक्वेट करके हम T2 भी निकाल लेंगे। तो बच्चा क्वेश्चन बन, कुछ भी नहीं। और यही सेम चीज़ होगा अभी स्फेयर के केस में और सिलेंडर के केस में, बस रेजिस्टेंस वहाँ बदल जाएगा। अच्छा कई क्वेश्चन के लैंग्वेज में इस तरह का चीज़ कर देता है, कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल कुछ नहीं है यार, ये दो वॉल है उनको कनेक्ट कर दिया, सीरीज कनेक्शन है, इसका ΔK, इसका ΔK, दोनों का रेजिस्टेंस पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो RTH इक्विवेलेंट पता लग गया, ठीक है। कंपोजिट वॉल नहीं है, कुछ दो वॉल को चिपका दिया, ठीक है। तो इट अ काइंड ऑफ सीरीज कनेक्शन बिटवीन टू वॉल्स। पैरेलल कनेक्शन भी होता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में भी RTH इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकलता था। इसमें कुछ नया बताने लायक नहीं है। अगर बताया ज़्यादा, अगर इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस कुछ करा के कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी देने का मकसद था, जो हमने अभी देखा भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उसके थ्रू क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चंस में क्या रहता है कि थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी दिया रहता है, ठीक है। जैसे कोई दो चीज़ आपस में कांटेक्ट में है, मान लो दो वॉल्स कांटेक्ट में, तो ये जो कांटेक्ट पोर्शन है यहाँ पे एक कांटेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा, डेट इज़ थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस। तो हमको उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा अपने थर्मल सर्किट में, और वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी हमारा प्रेजेंट उतना प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल दे देता है, ठीक है। कई बार वेरिएबल कंडक्टिविटी देता है, और जनरली अगर देगा, परेशान करना उसका उद्देश्य रहेगा एग्जामिनर का, तो थर्मल कंडक्टिविटी को पैराबोलिक वेरिएशन देगा, अदरवाइज इट ही विल गिव लीनियर सिंपल। और इस बार गेट के एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन आया था, एक 1 मार्क्स, कि थर्मल कंडक्टिविटी ही मतलब दिया हुआ था कुछ एग्ज़ाम में कि इट इज़ समथिंग, एक मिनट, उसने दे दिया था कि के जो है मेरा कंडक्टिविटी इट इज़ वेरिंग लीनियरली विथ एक्स। तो अब इसमें बताना था, चार ऑप्शन था, ग्राफ रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। ग्राफ कौन सा ग्राफ इसमें सही होगा, और अलग अलग वेरिएशन था, पैराबोलिक था, लीनियर था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अगर किसी को याद है तो del/del x, ठीक है, इनटू में kx del/t/del x, ठीक है। और बाकी टर्म्स हम नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ x में बोला गया है, ठीक है। और हीट जनरेशन भी ज़ीरो है और अनस्टेडी का पार्ट भी ज़ीरो है, तो ये पार्ट ज़ीरो। अब के एक्स इसने कह दिया a प्लस बी एक्स, अब ये ज़ीरो है डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा, तो a प्लस बी एक्स
इंटू डेल टी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से डेल टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी एक्स, डेल टी को डी में कन्वर्ट कर देते हैं, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो यहाँ से हमको टी जो है सी बाहर कर दो और ये हो जाएगा एल एन ए प्लस बी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन के अपॉन बी सी बाई बी इतना आ गया। तो ये लॉगरिथमिक वेरिएशन आ रहा है हमारा, तो जो लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा वो सही होगा, ठीक। अगर के वेरिएबल दे दिया तो हमको कुछ करना ऐसे है नहीं, हमको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि सॉरी सर्कुलर सेक्शन क्यों ले रहे हैं हमको प्लेन वॉल में एक्स पे जा कर के डी एक्स का एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ से डी क्यू, डी अमाउंट ऑफ हीट पार्ट्स होगा, तो छोटा सा डी क्यू डॉट, और ये क्यू डॉट के ही बराबर है क्योंकि सब सीरीज में, तो क्यू डॉट यहाँ से आ जाएगा माइनस का के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस, अच्छा हाँ माइनस साइन नहीं भूलना है, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, ठीक। अब के वेरिएबल दिया है, यहाँ पुट कर देंगे जैसा भी वेरिएशन है, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, जनरली टेम्परेचर के टर्म्स में दिया रहेगा, और इसको इधर इंटीग्रेट करके प्रॉपरली हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस इसमें है, अगर के का वेरिएशन एग्ज़ाम में कई बार लीनियर दे देता है, जैसे के बराबर होता है के नॉट इंटू वन प्लस बीटा टी करके दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ करना नहीं है, देखो कांस्टेंट अगर के रहता तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता, के इंटू के ए इंटू टी वन माइनस टी टू बाई डेल्टा, ये होता था कांस्टेंट के केस, ठीक है। अब जब के को वैरी कर रहा है तो बस इस के को हमको रिप्लेस करना है एक नए फैक्टर से, डैट इज के इफेक्टिव। और ये के इफेक्टिव क्या है, या के एम, इसको मीन थर्मल कंडक्टिविटी एट मीन टेम्परेचर भी कहते हैं। बस ये जो टेम्परेचर है इसका जो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, इन दोनों का एवरेज लेकर के यहाँ रख देना है, और ये जो एवरेज लेने के बाद जो के आएगा उसे कहेंगे के मीन। तो के मीन इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 बाई डेल्टा। तो अगर ये किसी को नॉलेज है तो वो इंटीग्रेशन से वो बच जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा केस कि प्लेन वॉल के अंदर हीट जनरेशन हो रहा है, तो हमने बताया था शुरू में ही सब चीज़ सेम है, बस एक हीट जनरेशन आ रहा है, एक बेसिक इक्वेशन अगर याद है तो सब चीज़ हो जाएगा, क्यू डॉट जी बाई के, और अनस्टेडी वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ रहे तो जीरो। तो अब यहाँ देखो एक्स वाई जेड तो भूल ही जाओ, एक ही डायरेक्शन में होगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, उसको इस साइड ले जाके इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से जो हमें मिलेगा, अगर कोई प्लेन वॉल है, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 ये टेम्परेचर T2, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन परफॉर्म करके बाउंड्री कंडीशन पुट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा, पहले आप वो लिखो, पहले आप भूल जाओ कि क्यू डॉट जी नाम का भी कोई चीज़ था। तो जब क्यू डॉट जी नहीं होता था तो जो मेरा टेम्परेचर क्या आता था, T1 प्लस T1 माइनस T2 बाई डेल्टा इंटू एक्स, ठीक है, ये टर्म आता था। प्लस अब एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा क्योंकि हीट जनरेशन भी तो है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा, क्यू डॉट जी बाई 2k इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक गेट में क्वेश्चन आया था इस बार के एग्ज़ाम में, हमको वो लोकेशन बताना था जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है टेम्परेचर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना था और कुछ नहीं, अगर ये किसी को याद है तो, अदरवाइज यू कैन गो विद द बेसिक्स। और सही बताए तो हमें भी याद नहीं था, हमने बेसिक से ही इसको किया था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाला बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन विदाउट हीट जनरेशन कैसा आता था, लीनियर आता था, और यहाँ कैसा आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है। तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। कोई पैराबोला को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो लीनियर आएगा, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लीनियर आएगा, ठीक है, लीनियर फंक्शन, ठीक। इसका क्या मतलब है, और पहले वाले केस में इतना ही टर्म आता था बस, तो वहाँ पे डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होता था, इसलिए हीट जो होता था वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट होता था। पर यहाँ पे क्या है कि डी टी बाई डी एक्स जो है वो लीनियर है,
तो फोरियर लॉ से अगर हम बात करें तो के ए डी टी बाई डी एक्स, ये चूँकि एक लीनियर टर्म है, ठीक है, जो हीट का वेरिएशन होगा, हीट एनर्जी का एक्स के साथ, अब डी टी बाई डी एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, शुरू में ये इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा हीट का, ठीक है। यहाँ हीट कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक, ऑल्दो ये एक सीरीज, लोग डाउट में आते हैं कि सीरीज कनेक्शन है फिर भी हीट कांस्टेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स जो टर्म है डैट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो ये इंटरनल हीट जनरेशन के केस में ग्राफ कैसा बनेगा। नॉर्मली में तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता था, अब यहाँ पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, ठीक है। सबसे पहला बात, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा कहाँ आएगा, तो याद रखने का तरीका है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा वहाँ आएगा जहाँ का टेम्परेचर पास है उसके पास में आएगा, टेम्परेचर जहाँ का ज़्यादा उसके पास में आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं आएगा, चूँकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ कहीं आएगा, इसके पास में आएगा, ठीक, बस। और ये मैक्सिमा होगा यहाँ पे, तो ये T1 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर यहाँ से ये मिनिमम, पैराबोलिकली ऐसे होगा, ठीक है, ये टी मैक्स। अब देखो टी मैक्स से T1 एक Q1 हीट फ्लो करेगा, या टी मैक्स से T2 एक Q2 हीट फ्लो करेगा। अब ये Q1 और Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर Q डॉट जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अगर T1 T2 एकदम बराबर है तो ये जो टी मैक्सिमम एकदम बीच में आएगा, ठीक है। इसी में एक एडिशनल अगर हम बात करें, देखो इसमें एक एडिशनल बात करें कि इस प्लेट को अगर वो इंसुलेट कर देता है तो यहाँ पर हमको जो है बेसिक से थोड़ा जाना पड़ेगा। हमने बेसिक इक्वेशन इसीलिए बताया था, डेल स्क्वायर टी, बार बार ये लिखने से अच्छा डायरेक्ट यही लिखते हैं, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू डॉट जी बाई के, और 2 बार इंटीग्रेट करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है, बस बाउंड्री कंडीशन यहाँ वेरी करेगा, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ x इक्वल टू 0 पे T1 लेते थे नॉर्मल में, और x इक्वल टू डेल्टा पे T2 लेते हैं, पर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, ये देखो ये चूँकि एडियाबेटिक है तो यहाँ से Q 0 हो जाएगा। Q 0 होने का मतलब फोरियर लॉ से जगाएंगे तो ये ए डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स 0 होगा एट x इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एट x इक्वल टू 0 हम डी टी बाई डी एक्स को 0 रख देंगे, वहाँ से C1 मिल जाएगा, और फिर C2 के निकालने के लिए x इक्वल टू डेल्टा पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा, वहाँ से 2 बाउंड्री कंडीशन पुट करके ये निकल जाएगा। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट होने के कारण हमने आज प्लेन वाली कंसिडर किया, बाकी अगले वाले में हम स्फेयर और सिलेंडर को देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने रैपिड में निकाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आगे भी हम लोग जल्दी में ही करेंगे कवर, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक। अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, नहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अभी बात किया था, जो उसी पर हम करेंगे, क्योंकि मेरा मन कर गया कि इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन अब बात